नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। देश में एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से नागरिकता को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर और खासकर एसआईआर की प्रक्रिया पर बार बार और लगातार ऐतराज जताने वाली सियासी पार्टियां पूछ रही हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला आखिर कौन होता है। जवाब में चुनाव आयोग कह रहा है कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन एसआईआर के दौरान अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर जरा सा भी संदेह हुआ तो वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने ये बात अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में दोहराई है। एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों की याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि ईआरओ नागरिकता के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है। फिर भी एसआईआर के दौरान अगर किसी की नागरिकता पर थोड़ा भी डाउट हुआ तो वोटर लिस्ट में उसके नाम की एंट्री नहीं होगी। एसआईआर का यही मकसद है और यही सुनिश्चित भी करना है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में ना हो। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या टिप्पणी सामने आती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात खुलकर कह दी है और आयोग की बातों का साफ और दो टूक मतलब यही है, नागरिकता पर डाउट तो वोटर लिस्ट से आउट। रिपोर्ट देखिए, चर्चा करते हैं। नागरिकता को लेकर अगर जरा भी संदेह हुआ तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने ये बातें कही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची के पीठ के समक्ष चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हालांकि ईआरओ नागरिकता के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी नहीं है, लेकिन नागरिकता पर संदेह होने पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने से ये निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, क्योंकि नागरिकता निर्धारित करने की अंतिम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। एसआईआर की सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को तब तक मतदान का अधिकार नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार उसकी नागरिकता निर्धारित नहीं कर देती। जवाब में आयोग के वकील ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में नागरिकता के सत्यापन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाए। आयोग के पास व्यक्ति की नागरिकता रद्द करने या उसे देश से निकालने का अधिकार नहीं है। अब इस मामले में 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच फिर से सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि टीएमसी के दो राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग एसआईआर के संबंध में सभी निर्देश सोशल मीडिया पर ही दे रहा है। बीएलओ को व्हाट्सएप के जरिए एसआईआर से संबंधित कार्य करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। टीएमसी ने आयोग द्वारा बताई गई तार्किक विसंगतियों की सूची पर कोई रसीद या सबूत नहीं दिया जा रहा, जबकि उन्होंने एसआईआर के दौरान दस्तावेज जमा किए थे। अब सबको इंतजार अगली सुबह का है, जब इस मामले में कोर्ट बैठेगी। सबको इंतजार कोर्ट की टिप्पणी का भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। जी हाँ, अगर नागरिकता पर डाउट तो फिर वोटर लिस्ट आउट। साफ दो टूक चुनाव आयोग ने सबसे पहले देश के सामने ये बातें कही और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने ये बातें दोहराई है। नागरिकता पर जरा भी संदेह हुआ तो मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। हालांकि ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है नागरिकता के बारे में अंतिम फैसला नहीं लेंगे, लेकिन नागरिकता पर संदेह होने पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। आयोग ने माना है कि नागरिकता निर्धारित करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन सूची में नाम शामिल नहीं होने से साबित नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है। एसआईआर की सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्य बागची ने चुनाव आयोग से वकील से पूछा है क्या मतदान का अधिकार नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार नागरिकता निर्धारित नहीं कर देती। जवाब में आयोग के वकील ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में नागरिकता के सत्यापन का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये सुनिश्चित करना है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं उनके नाम सूची से हटा दिए जाए। आयोग के पास नागरिकता रद्द करने या देश से निकालने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस मामले में अब जो है 15 जनवरी को चीफ जस्टिस की बेंच फिर से सुनवाई करने वाली है।
टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें आपको कि एसआईआर की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनाव आयोग ने यह बड़ा दावा किया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब से देश में एसआईआर लॉन्च हुआ है इस साल, यानी कि बिहार से, तब से इसे लेकर बड़ा बखेरा बनता रहा। सियासी तौर पर इसे लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा आंदोलन किया गया और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी कई मामलों को लेकर, कई तकनीकी पहलुओं को लेकर चुनौती दी गई और कोर्ट से भी कई बार चुनाव आयोग को फटकार लगा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अख्तर अली जुड़ रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुंदन तिवारी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोहार। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अख्तर अली जी, मैं आप ही का रुख करता हूं। जिस तरह देखिए कि आप लोग लगातार इस चीज़ को लेकर मुखर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष की पार्टियां, उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला कौन होता है, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। लेकिन वो ये बात भी दोहरा रहा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अगर उसे थोड़ा भी संदेह हुआ, थोड़ा भी शक हुआ, तो फिर उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात पहले खुले मंचों पर इलेक्शन कमीशन कहता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी उन्होंने ये बातें कही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए कृष्णान जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जोहार, नमस्कार आदाब करता हूं। और एसआईआर जो देश में हो रही है, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष तौर पे करे, अपनी निष्पक्षता अगर दिखाए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र में सबसे पहले जिसको विश्वास में लिया जाता है वो विपक्ष होता है। विपक्ष को आप विश्वास में लेने के बाद में उसकी अगर कोई दुविधाएं हैं तो उसको दूर करना निर्वाचन आयोग का काम है। और अगर नहीं करके अपना मनमाना करती है तो जाहिर सी बात है कि फिर निष्पक्षता पे सवाल उठेगा। जैसे कुछ बंगाल पे ही अगर आप देख लेंगे तो व्हाट्सएप गवर्नेंस जो इन्होंने किया है कि कोई भी आदेश जो है व्हाट्सएप के जरिए मौखिक दिया जा रहा है, कोई लिखित नहीं है बीएलओ के पास में कि आप इसका अगर किसी तरह का कुछ त्रुटि होती है, कोई शंका होती है तो उसका जवाबदेह कौन होगा। एक तो ये उन्होंने जो भी ममता दी ने जो आवाज उठाई है या टीएमसी इस पे जो मुखर है, हमारी पार्टी भी निसंदेह इस पे उनके बातों पे सहमत है। और अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से 2002 का जो वोटर लिस्ट का मिलान किया जा रहा है वहां पर बंगाल पे, तो नाम में स्पेलिंग हम लोग कई बार अपने नामों का सुधार करते हैं। 2003 में जो एसआईआर हुआ था उस समय जो भी नाम आया, नाम आने के बाद में वो चढ़ गया, चढ़ने के बाद लोगों के पास में जब पहुंचा तो बहुत सारे लोगों का स्पेलिंग, उम्र या किसी तरह का अगर थोड़ा मोड़ा त्रुटि होता था तो उसको सुधारा जाता था। लेकिन अब छोटी मोटी विसंगतियों को भी लेकर के आधार बना करके असली जो मतदाता है उनको भी परेशान किया जा रहा है। और अमृत सेन जैसे बड़े लोगों का नाम, उनको भी नोटिस दिया गया है। हाँ, तो देखिए इस तरह का नहीं आना चाहिए और विश्वास में लेके काम होना चाहिए। 58 लाख लोगों का नाम कट गया है, 58 लाख, और 1 करोड़ लगभग कुछ लोगों का अभी तो उसको नोटिस किया जाएगा नामों पे कि अपना आप कीजिए। लेकिन जो 58 लाख लोगों का जो आपने नाम काटा है, तो सबसे पहले तो उनको बताना होगा ना कि किस किस आधार पे इनका नाम काट दिया गया, क्या है तर्क। तो जो भी मतलब जो तार्किक विसंगतियां है उसके नाम पर जो भी नियम बनाया गया है, अब आप देख लीजिए जो माइक्रो ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में बनाया गया है, जहां अन्य राज्यों में जहां ज्यादा वोटर कटे हैं वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है टीएमसी का। ये भी आरोप अगर है तो, और हम भी इस आरोप का
समर्थन करते हैं कि आप बंगाल में ही इस तरह से क्यों किए हैं। और फिर आप देख लीजिए कि वो उनका बहाना होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो ये सब अगर देखा जाए, जिस तरह से बीजेपी वाले कहते हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, तो लगभग 3.25 करोड़ जो नाम हटा है यूपी में, उसमें सिर्फ एक ही नाम चिन्हित हो पाया है घुसपैठिए का, मतलब बाहरी का। और इतना हो हंगामा यहाँ भी, आप बंगाल में भी देखिएगा उसी तरह का मामला आएगा, क्योंकि आप तो अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आपके दर्शक भी समझ रहे हैं कि 1971 और 1947 का बंटवारा के बाद जब 1971 के लिए क्या कानून था बांग्लादेशी और भारत के बीच में, उन सब पेपरों को लोग तलाश रहे, जो लोग वहां से आए थे। और बहुत सारा वहाँ जो हमारे ये कौन सा समुदाय है वहाँ, मठई, वो लोगों को सबसे ज्यादा दुश्वारी हो रही है पेपर का। तो ये सब देखा जाएगा किस तरह से होता है। हालांकि प्रश्न तो है कि जब लिस्ट तैयार होने के बाद में ये जो बैठ करके निर्वाचन आयोग जो करती है, उस पे हम लोगों को शंका है कि कितना और नामों को ऐड किया जाएगा, कि लोगों का नाम ऐड किया जाएगा। जी अख्तर अली जी, देखिए इन्हीं सब मसलों को लेकर टीएमसी के सांसदों ने आपत्ति जताते हुए एसआईआर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और इन्हीं मामलों पर अपना पक्ष रखते हुए जो चुनाव आयोग है उसके वकील ने ये बातें दोहराई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नागरिकता को लेकर डाउट होगा तो हम वोटर लिस्ट से उनका नाम शामिल नहीं करेंगे। जो नागरिकता का पहलू आता है, जबकि चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि उससे उसके पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन का मामला है। इसके बावजूद भी अगर इस मामले को लेकर अगर चुनाव आयोग आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोगों का सवाल इस पर भी था और देश के कई जो रणनीतिकार हैं या कई बड़े लोग हैं जो चिंतक हैं, वो भी इस बात को लेकर सवाल करते रहे कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला होता कौन है। नहीं, वो तो है ही, और ये कह रहे हैं, लेकिन सही बात है, नागरिकता तय करने वाला चुनाव आयोग कोई नहीं होता। उसके लिए वो संस्था है भी नहीं हमारा कि वो नागरिकता तय करे। जिन आपत्तियों को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार व जो 2 सांसद जो गए हैं, 19 तारीख को उस पर बहस होगी। अब देखिए जो दस्तावेजों की जो समस्या है, उसमें लगा है कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जैसे जो वैध दस्तावेज है उसको भी अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे। इस पे भी बोला गया है। बुजुर्ग और जो दिव्यांग है, उन लोगों को सशरीर उपस्थित, और जो कमजोर है, बीमार है, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को भी सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया। तो मनमानी तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, देश जान रही है कि निर्वाचन आयोग कर रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी का सुनता ही नहीं है, उसे जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है कुंदन तिवारी जी, मैं आपका रुख करता हूँ। आपने भी आज का विषय सुना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चुनाव आयोग लगातार अपने बातों पर अडिग है, अब तो उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें दोहराई है कि अगर किसी की नागरिकता को लेकर उसे थोड़ा भी संदेह हुआ तो फिर वोटर लिस्ट में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इस चीज़ पर आपका क्या रुख है? और एक सवाल ये भी मेरा कि अगर पश्चिम बंगाल में अमर्त्य सेन जैसे बड़े अर्थशास्त्री, नोबेल विजेता जैसे शख्सियतों को भी अगर नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है एसआईआर को लेकर, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरे मामले पर अभी भी चेक बैलेंस की जरूरत है? देखिए सभी दर्शकों को पहले मेरा जोहार। 2002 वाले कंसेप्ट पे पहले ही इलेक्शन जो पहला एसआईआर 2002 के 2004 के सेगमेंट्स में हुआ था, कुछ पुराना एसआईआर, सॉरी पहला नहीं, पुराना एसआईआर, उस माध्यम पे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन क्लियर कर चुकी है, उसको हम डेटा पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आते हैं भाई एसआईआर के सेगमेंट्स पे। एसआईआर पे पहले जो प्रॉब्लम थी बिहार के टाइम पे, उस मुद्दे को आपके यहाँ पे मैंने कहा था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को नहीं इंक्लूड करना नागरिकता का संदेह पर स्थिति क्रिएट करते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए, स्टेटमेंट भी दिया। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे, जब एसआईआर ने आधार कार्ड और दूसरे सेगमेंट्स को इंक्लूड किया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर डॉक्यूमेंटेशन इशू होगा, जैसे अभी भी जो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, मैं देख रहा था क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूँ वहां पे मैं देख रहा था अपने वोटर आईडी कार्ड्स को कि हमारे कुछ मित्र चुनाव लड़ रहे हैं या कोई लोग रहे, तो मैं गो थ्रू का था वोटर स्लिप पे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिला। अभी एसआईआर यहाँ हुआ भी नहीं है,
तभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला कि वही प्रॉब्लम, पुराने नाम, मरे हुए लोगों के नाम, एक आदमी के 2 बार नाम, 3 बार। और ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम नया नहीं है, शुरू से रहा, हमेशा रहा। अगर पुराने वोटर आईडी कार्ड्स को, पुराने वोटर्स को भी आप डाउनलोड करेंगे, पुराने वोटर्स को मतलब 1980s को भी आप डाउनलोड करेंगे या आरटीआई पे आप मांगेंगे, जो राहुल गांधी जी ने मांगा भी था, तो भी वहां वही प्रॉब्लम्स मिलेगी। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मेट यूज करती है इलेक्शन कमीशन, उन फॉर्मेट में ये प्रॉब्लम आना निश्चित रूप से फिक्स्ड है। मैं इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं दे रहा हूँ। अब आते हैं एसआईआर के मुद्दे पे। एसआईआर किसी भी स्टेट पे, किसी भी कंट्री पे होना जरूरी है। अब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे आप ही क्यों ना हो कृष्णकांत जी, अगर आप इस देश में एक नियमावली डॉक्यूमेंट्स के साथ आप नहीं पेश करेंगे तो इस देश के नागरिक आप कैसे माने जाएंगे? बात नागरिकता का नहीं है, बात है वोटर सेगमेंट्स का। तो वोटर सेगमेंट्स के लिए आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन तो प्रूफ करना पड़ेगा ना भाई साहब। जैसे मान लीजिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे अगर आप किसी दूसरे कंट्री पे जाते हैं तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन वैल्यूएशन सब जगह था, हमारे कंट्री पे नहीं था। इस बार इस पे ज्यादा रुख किया गया। जब से इस पे मामला आया भाई, एनआरसी पे मामला आया, तब से ज्यादा रुख किया गया। अब एक सवाल और आता है कि भाई जो बांग्लादेशी, चाहे जो भी जितने भी बांग्लादेशी अंदर आए हैं, 2 आए हैं, 5 आए हैं, 4 आए हैं, 1 आए हैं, ये बांग्लादेशी किसके वोटर हैं? या इस देश में जब भी कन्वर्जन होता है तो किसके वोटर हैं? ये सिर्फ क्या एक सेगमेंट ऑफ पार्टी को ही वोट क्यों करते हैं? इससे बेनिफिट एक सिंगुलर पार्टी को ही क्यों होगा? होगा नहीं, होता है। क्यों होगा नहीं? ये तो उन्हीं को होता है। तो जब पॉइंट है एसआईआर करने की, तो एसआईआर का मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करिए आप। और जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड वाली मामला सॉल्व हो गया तो होना चाहिए एसआईआर। एसआईआर के मुद्दों को शॉर्ट करना चाहिए। इसमें कोई भी मेंशन होगा, आप जो आदमी जिद में नहीं दिखाएगा, इन्हें मैं नहीं दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन, मैं इस देश का नागरिक हूं, तो आप नहीं दिखाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो आपका नाम नहीं डाला जाएगा। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितना मैं कुंदन जी को समझ पाया हूं, भले ही इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग यह कह रहा हो कि वो नागरिकता तय करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर आयोग कह रहा है कि अगर उसे किसी की नागरिकता पर शक होता है और उसके नाम को वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करेगा, तो और कुंदन जी की बात में जहाँ तक मैं सुना और समझा, तो साफ ये झलकता है कि चुनाव आयोग भले नागरिकता तय न करे, लेकिन लोगों की नागरिकता पर शक और संदेह जरूर कर सकता है। बिल्कुल, सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को मैं जोहार करता हूं। और कुंदन भाई ने जो कहा एकदम सही कहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भले नागरिकता तय ना करता हो, लेकिन आपकी पहचान मांगने का अधिकार वो रखता है कि आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं आप दीजिए, अगर आपको अगर अपना नाम अगर वोटर लिस्ट में जुड़वाना है तो। इस पूरे मामले पर अगर डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे प्रतिष्ठित लोगों को भी अगर नोटिस भेजा गया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। अगर कहीं कोई शक शुबा है या कोई बात अगर है, अगर जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है डॉक्टर अमर्त्य सेन और उनकी फैमिली के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड है, तो उनको रिपीट कर देना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। और जो टीएमसी के 2 सांसद जो सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, उनकी अपनी आपत्तियां हैं। देखिए, जो नाम हटाए जा रहे हैं उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस चिंतित है ही। जो उनके तरफ से जो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ फर्जी लोगों को इसमें ऐड ऑन करने का प्रयास कर रही है इलेक्शन कमीशन, जिससे कि दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा हो, गैर टीएमसी वालों को, तो उनका इशारा किनके तरफ है आपको पता है। लेकिन जो बूथ पे जो पार्टियों के तरफ से जो बीएलए बैठेंगे, वो क्या करेंगे वहां पर? उनकी तो ड्यूटी वही है ना कि भाई वो जो उनके स्थानीय वोटर है उनकी वो पहचान रखते हैं, तो फर्जी वोटर बूथ पर वोट देकर के कैसे निकल जाएंगे? अगर वोट देकर के अगर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि संबंधित पार्टियों के जो बीएलए हैं वो सक्षम नहीं है, वो लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि जो ये आपत्ति करने के लिए गए, ये सारा दारोमदार बीएलए के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अगर कोई फर्जी व्यक्ति नाम इंक्लूड अगर करवा लेता है और अगर वोट देने की कोशिश करता है, तो बीएलए उनकी पहचान करें और बीएलए उनको वोट देने से रोके, बीएलए ऑब्जेक्शन करें इस बात को लेकर के। लेकिन अमर्त्य सेन जी को जो नोटिस है, मैं जस्टिफाई करता हूं। जो बातें कुंदन जी ने कही है एकदम सही कही है। और जो लास्ट एसआईआर हुआ 2002-2004 में, आपको पता है कि इस बार जो पेरेंटल जो डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो 2003 के बाद मांगा जा रहा है। यानी कि ये स्वतः है कि 2000 पहले का जो रेगुलर जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन रेगुलराइज नहीं करना चाहता है। एसआईआर का मतलब भी वही है कि अगर वो पूरे लिस्ट को वो थ्रू आउट चेक करेंगे और जो वैलिड पाए जाएंगे वो रेगुलराइज हो जाएंगे, और जो डेथ कर चुके हैं या जिनके वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन लोगों ने संबंधित लोगों को पैसा खिला करके अगर नाम अपना जुड़वा लिया है फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में, तो उनके नाम काटे जाएंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।
हमको लग रहा है कि एसआईआर एक अच्छा चीज है, टाइम टू टाइम होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए, अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपना जो वोटर लिस्ट है उसको बनाना चाहिए। और जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, तो पिछले डिबेट में भी मैंने कहा कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम करने का तरीका है इलेक्शन कमीशन अंडरस्टैंड नजर आता है, यही कारण है कि वो बदनाम होती है। तो बीजेपी को भी थोड़ा एक कदम पीछे हटाना चाहिए, ओवर शैडो नहीं करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके जो भारत का चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष रूप से काम करने का जरूरत है। एसआईआर अच्छा है, हम लोग भी इसका वेलकम करते हैं। विजय जी देखिए, लेकिन कुछ मामलों में टेक्निकल पॉइंट्स भी कुछ अहम होते हैं। अगर चुनाव आयोग ये कहता कि एसआईआर के दौरान अगर हमें ये लगता है कि वो वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य नहीं है तो हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन आयोग इन शब्दों का इस्तेमाल करता है कि हमें अगर उसकी नागरिकता पर शक है, संदेह है, शब्दों का भी मायना होता है। अगर ये बात अदालत में लीगली तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस बात को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले दिनों में एग्जाम्पल भी सेट होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इसे लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है, बहुत सवाल उठ चुका है। अच्छा, एक बात बताइए जी कि अगर इलेक्शन कमीशन मनमानी तो नहीं कर सकता कि अगर संदेह हो जाएगा और हम काट देंगे, ये तो तरीका ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट के आधार पर वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। जिनके पास वैध कागजात होंगे उनका इंक्लूड होगा और जिनका वैध नहीं होगा उनका रिजेक्ट होगा। संदेह जैसी कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के पास दो ही रास्ता है, या तो वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। डाउटफुल कंडीशन पे वो वोटर लिस्ट को नहीं डाल सकते हैं। अगर किसी नागरिक ने, अगर उनको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग ये कहता कि ये मेरे मतदाता होने के अधिकार, ये मेरे मतदाता होने के योग्य नहीं है, तो हम उसे शामिल नहीं, उनका नाम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जब वो ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो नागरिकता पर उनका शक हुआ, शब्दों पर गौर कीजिए, अगर नागरिकता पर शक हुआ तो हम उनका नाम शामिल नहीं करेंगे। मतदाता ना होना, योग्य मतदाता ना होना और नागरिक ना होना, दोनों में बहुत मूल फर्क हो जा रहा है। अब तो फिर योग्य मतदाता का परिभाषा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है? इस तरह का कैजुअल अप्रोच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि अगर आपने वैध कागजात नहीं दिया तो हम लोग आपका नाम काटेंगे, और अगर आपने वैध कागजात दिया है तो नाम रेगुलराइज हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये शक जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बात और सवाल इसी का है कि वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं अगर नागरिकता पर शक हुआ, क्योंकि इसे लेकर बहुत लंबी बहस हो चुकी है। कोई नहीं। कृष्णान जी, मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ इस पे। सॉरी विजय जी, मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ, समझिए इस बात को। इस देश में डॉक्यूमेंटेशन चेक और कौन सी एजेंसी करती है सभी लोगों का? कोई तो ऐसी एजेंसी नहीं जो रेगुलर बेसिस में आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करती है। देश की जितनी आबादी है उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक वेरिफिकेशन इशू तो है ही नहीं। हमारे देश में जब ये प्रॉब्लम कैसे आया, होम मिनिस्ट्री ने इनके लगातार 4 सालों से ममता बनर्जी से जमीन मांग रही है एलोकेशन के लिए कि जहां बांग्लादेश बॉर्डर पे जमीन नहीं दे रही है। अब भाई जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो संदेहपद बात की इसमें एक सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी कागज नहीं दिखाएंगे या कोई सेगमेंट्स नहीं दिखाएंगे या कुछ भी नहीं दिखाएंगे जो पैरामीटर को मैच करता, तो हम क्यों संदेहपद नहीं करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं? आप क्या यूरोप में सवाल उठा सकते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे और हम यूरोप के नागरिक? आप क्या किसी भी कंट्री पे ये सवाल उठा सकते हैं क्या? देखिए, नहीं, इलेक्शन कमीशन, कुंदन जी मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता नहीं जांच रहा है, वो मतदाता नहीं, तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो ये भी जांच नहीं रहा। वो तो ये कह रहा है ना कि मुझे संदेहपद लग रहा है, तो वो आगे बढ़ाएगा। आप अगर मान लीजिए कुंदन तिवारी इस देश का नागरिक नहीं है, मुझे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई तुम नागरिक नहीं हो, तो हम कोर्ट जाएंगे, हम एनआरसी वैल्यूएशन कराएंगे अपना। तो एनआरसी वैल्यूएशन में डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन हमको देश से बाहर तो नहीं निकाल रहा है ना। इलेक्शन कमीशन मेरे पे शक कर रहा है, शक कर सकता है वो, क्योंकि और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस कंट्री में नहीं हो रहा भैया। तो कृष्णकांत जी कोई बांग्लादेश से आता तो क्या करता है, जाता है और बोलता है कि हमको चेक करिए। देखिए, जो बातें कुंदन जी ने कही है, तमाम जरूरत, देखिए तमाम जरूरी कार्रवाइयों के लिए लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल करते हैं, जहां भी तमाम मंचों पर तमाम। जी कुछ दिन पहले, अभी कुंदन जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी गृह मंत्री जी को ये कहते हुए सुना कि बंगाल की जो सरकार है वो जमीनें नहीं दे रही है, तो इसके लिए बंगाल की सरकार से सवाल होना चाहिए। अगर लगातार आपसे केंद्र सरकार ये कह रहा है कि भाई आपको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें बाढ़ लगाना है और उसको फेंसिंग करना है, और आप जमीन नहीं दे रही हैं, तो किन कारणों से जमीन नहीं दे रही है? ये तो देश के विपरीत काम हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं के खिलाफ भी देश की जनता को समझना पड़ेगा, देश की जनता को सवाल करना चाहिए
और आपने जो कहा कि किसी भी वोटर के ऊपर अगर संदेह होगा तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट जा सकते हैं, वो उनका जो एसआईआर का जो ऑब्जेक्शन है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर डाउटफुल है तो निश्चित तौर पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर कार्ड को रिजेक्ट करने का, ऐसे नागरिकों को वोट देने से रोकने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। अख्तर अली साहब, आप इस मुद्दे पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि सवाल वही आ जाता है, अगर चुनाव आयोग कहता है कि ये वैध मतदाता नहीं है, एक वैध मतदाता या अवैध मतदाता और नागरिकता पर सवाल, दो बहुत डिफरेंस आ जाता है इन शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि बंगाल सरकार को क्या, मैं तो यही समझा था कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, ऐतराज उसको क्या था। यहाँ पर कहीं पर भी आपको कांग्रेस पार्टी या टीएमसी या इंडिया गठबंधन का कोई भी ऐसा कहते हुए सुना गया कि आप वैध मतदाताओं का रहते जो अवैध है उन लोगों का नाम जोड़िए। नहीं। राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग का जितना भी किया था पर्दाफाश, उसमें उन्हें तो यही कहा था ना कि आप इस तरह का वोटर जो दूसरा जगह से जो आ करके वोट डालते हैं, इतना इतना एक एक एड्रेस में इतने लोग हैं, आप एसआईआर उसी का एक प्रक्रिया है कि हम इसका सुधार कर रहे। और देश में 2 बार हमेशा चुनाव आयोग कराती है, एक जनवरी में और एक आपका जून में। हर साल होता है कि जितने लोगों को नया नाम जुड़वाना वो अपना जुड़वा ले, या जिनका जो कोई मृत हो गए हैं तो मृत अपना नाम को कटवा ले। और इसको करता कौन है? वही चुनाव आयोग जो आज जो कर रहे हैं वही लोग होते हैं उस वक्त भी करने के लिए। फिर जब हम नए तरीके से कि पूरे सिस्टम को अच्छी तरीके से हम अपना चुनाव का जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हम अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे देखिए, बात ये आती है कि जैसे कुंदन जी बोल रहे थे कि जो बाहर से आता है उसको फायदा किसको होता है, वो किसके लिए वोट देता है। तो इस तरह से देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई भी देश का नागरिक इस देश का पार्टी और देश का भला चाहने वाले लोग होते हैं, देश के नवनिर्माण के लिए सोचते हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी बाहरी मुल्क का आकर के मेरे देश में रहे और यहाँ वोटिंग करे। ये गलत है, हर कोई विरोध करते हैं। कृष्णकांत जी जो बात है प्रक्रिया है। ठीक है, मैं आऊंगा विजय जी, थोड़ा पूरा करने दीजिए अख्तर अली जी को। पूरा जी बोलिए। अब जो प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग ने जो मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो अपनाया था, जो हथकंडा अपनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार जब इस पे सवाल उठाया, जब पहला बिहार में एसआईआर हुआ था, तो सबसे पहले तो आप उस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते चुनाव आयोग जो कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इनके तरीके पे सवाल उठाया। और जब इन्होंने जो जितना डिलीट किया था नामों का, उसका सूची वो नहीं दे रहे थे, हम नहीं दे। चुनाव आयोग ने कहा कि आपको हर पंचायत में, पेपर में, हर जगह आपको दिखाना होगा कि किन किन लोगों का नाम काटा है आपने, वो पब्लिश करना नहीं चाह रहे। फिर उसके बाद में क्या था कि हम आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करें। जब देश का हर दस्तावेज में, हर सरकारी कार्यों के लिए आधार कार्ड जब हमारा आधार है, तो आप उसको आप क्यों नहीं मानेंगे? फिर जिस तरह से मृत लोगों, जिंदा लोगों को मृत किया गया था, बहुत खेल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लथाड़ा था ऐसा निर्वाचन आयोग को, तो उसको सुधार करके। लेकिन बंगाल में वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, इसको काम करना है, किसी खास पार्टी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि ये व्हाट्सएप गवर्नेंस चला रहे हैं, कि व्हाट्सएप में निर्देशित हो जाएगा बीएलओस को, अधिकारियों को, और उस पे वो काम करेंगे। अब आप बताइए कि आप अगर किसी भी आदेश को व्हाट्सएप में अगर करते हैं तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? ठीक है, आपको तो लिखित देना होगा, कि लिखित आप जब देंगे तो उसका चैलेंज किया जा सकता है। अब उसको मौखिक और व्हाट्सएप पे चल रहा है। ठीक है विजय जी, कृष्णकांत जी मैं जवाब दे देता हूँ, इन्होंने मेरे पॉइंट पे बोला है, मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा बोलिए।
बहुत पॉइंट अच्छे पे तरीके क्या बोले भाई, आप तो नहीं, बहुत इतने बड़े अच्छी बात विद्वान नहीं, हैं नहीं, कि बहुत यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बोले कि उसके बराबर नहीं है, तो आप तो महान विद्वान अरे आदमी, तो आपसे भैया मैं क्या बहस कर यूनिवर्सिटी सकता हूँ। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होता है साहब, अच्छा मैंने बोले ये नहीं दीजिए, नहीं, बोला वही है, बोले वही दीजिए। वही होता है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी दुनिया का होता है। नंबर 1 जो रांची यूनिवर्सिटी है, विश्व का किसी मंच में नहीं चलिए ठीक ठहरता है, है। अच्छा आप बोले मेरी कुंदन बात जी को सुनिए, बोले भाई दीजिए, मैं साहब, आप बोलने तो वो महान लोग है, आपस में आपको आप कुछ ना भी बोल लड़े तो सकते ज्यादा हैं। बेहतर है। जी कुंदन जी हाँ, बोलिए। देखिए इन्होंने पहला पॉइंट तो ये बोला कि बेसिकली किसी पार्टी को नहीं बोले। भाई क्यों नहीं बोलेगा? अगर किसी खास पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बांग्लादेश के वोटर से बेनिफिट होगा, मेरे देश में मान लीजिए किसी के घर में, मेरा देश मेरा घर है, और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति, मतलब मेरे ही घर में कृष्णकांत जी, आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो क्या आप उसको जगह देंगे? भाई अगर वो मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति को फायदा होगा तो दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा ना। सही बात है कृष्णकांत जी। अब दूसरा पॉइंट आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। भाई आधार कार्ड के पैरामीटर पे फैमिली ट्री बनाने का काम है स्टेट कमेटी का, स्टेट गवर्नेंस का। अगर फैमिली ट्री के आधार पे आधार कार्ड मैच नहीं करता है, ठीक है, फैमिली ट्री के आधार पे आधार कार्ड मैच नहीं करता, तो सवाल उठाने का काम है इलेक्शन कमीशन का। फैमिली ट्री क्या होता है? भाई आपके कम से कम 3 पीढ़ी जो बेसिकली करंट पीढ़ी की सिचुएशन पे है, वो उस पे मैच होना चाहिए, उसके आई रेटिना सेगमेंट्स मैच होना चाहिए। तो जब कोई आता है किसी स्टेट में, उसका डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है, उसका डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो भाई क्यों नहीं पूछेगा सवाल? अब तीसरा बात है, ये कह रहे हैं कि यहाँ का देश का नागरिक फलना। राहुल गांधी ने कभी बोला ममता बनर्जी जी को कि भैया आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना ही अगर देश के लिए आवाज एक मिनट सुनिए सुनिए, फिर गलत तथ्यों को मत रखा कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठते हैं तो सही बातों को रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर होता है उसका 50 किलोमीटर तक केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है, ये पता है ना। और बीएसएफ 50 किलोमीटर तक अंदर घुस के किसी तरह का कार्रवाई कर सकती है, पुलिस हस्तक्षेप। उस जमीन का मामला क्या है कि वहां पर जब ममता बनर्जी ने, जब केंद्र सरकार ने बोला कि यहाँ हमें फेंसिंग करना है, लोगों को मुआवजा दे दो, आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, वहां पर दिक्कत तो नहीं, आप कर सकते हैं बगैर मुआवजा दे करके भी। एक जो पॉइंट है, देखिए अधिग्रहित करने का अपने ही जिम्मा बात बोल के किसका? फंस जाते हैं अख्तर अली जी। पता प्रॉब्लम अख्तर अली जी का प्रॉब्लम यही है ठीक, कि कुंदन जी को अपनी तो ही सुन बात लेते में हैं फंस साहब। जाते हैं। बिना सर पैर का बात। ठीक अब है। इन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी का आधार कार्ड में राज्य सरकार बनाती है, किसका जी बताइए, क्या यूआईडी के राज्य सरकार के जिम्मे है कि केंद्र सरकार के जिम्मे? भैया फालतू बात करते हैं आप। अरे एक्चुअली बताइए, आप मुझे बताइए सुनिए, अख्तर अली हम जी। लोग आपस में अख्तर ना अली उलझे जी, और एक मुद्दों सेकंड। पर बात करें तो ज्यादा बेहतर। कुंदन जी तो बोलिए। हाँ, मुद्दों पे ही फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है अख्तर साहब तो बताइए पहले हमको। अख्तर साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास, तो कुंदन जी को सुन लेते हैं। जी कुंदन जी पूरा कीजिए। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई अख्तर अली, मैं आपके बीच पे नहीं बोल रहा था, मेरे बोलिए को बोलने बोलिए दीजिए। बोलिए। अब मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, जनता तय करेगी। आपको जज नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, ठीक है, अगर आप फालतू बात करने अगर के लिए आप बैठे फालतू हुए हैं बात ना, आप कर रहे हैं। सवाल कुंदन- उठाते हैं, जवाब कुंदन नहीं जी देते और हैं। अख्तर साहब आपस में ना उलझे, आपसे प्लीज गुजारिश है। मेरी बात जी, सुनिए, कुंदन एकदम जी, क्लियर जी, मेरी बात सुनिए। जी, मान लीजिए कृष्णकांत जी, मैं जी, आपको बोलता हूँ, जी। आपके परिवार में कोई पैदा होता है, उसका आधार कार्ड कहाँ बनता है? स्टेट में बनेगा। उसकी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं होती है। सेंट्रल डॉक्यूमेंटेशन आधार है, यूआईडी। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का आधार सेंट्रल एजेंसी ही फिक्स करती है। मैं इस बात को जानता हूं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कुंदन जी फिर डॉक्यूमेंट कुंदन जी हम लोग तो बात करें, ऐसा ना लगे कि एक दूसरे से हमें टकराना नहीं, हमें अपनी विचार रखना है, अभी ठीक है। देखिए पूरा झारखंड अख्तर साहब बोलने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अख्तर जी बोलने दीजिए, फिर मैं हम आएंगे आपके पास। अख्तर जी बोलने दीजिए, हम आएंगे आपके पास। और सबसे मेरी गुजारिश है कि आपस में ना उलझे प्लीज। चलिए कुंदन साहब, कुंदन जी बोलिए। देखिए, पहला बात, हम इंटरप्ट किसी को नहीं करते, हमको आप इंटरप्ट भी बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सीधे लास्ट 2 पॉइंट बोलना है मेरे को। इन्होंने अपने ही मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि मुआवजा नहीं मिला है, फलना नहीं मिला है, ढकना में नहीं मिला है। भाई इन्हीं का कांग्रेस का बनाया हुआ एक्ट है कि जब तक जमीन की फेंसिंग या पैरामीटर नापी नहीं होगा, तब तक उसका मुआवजा तय नहीं किया जाता है। और जहां बात है स्पेशल एक्ट, बॉर्डर एक्ट की, तो वहां पहले लैंड को एक्वायर किया एक्ट बताइए कौन सा एक्ट? खाली एक्ट बोलने से नहीं होगा। और बता दिए तो क्या करेंगे अख्तर अली जी? फिर ऐसे नहीं करना है, एक दूसरे को चुनौती नहीं देना है हमें। एक दूसरे, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का सहायक बने। ये बोले एक्ट बना हुआ है
तो रिहेबिलिटेशन एक्ट पे ये बात कर रहे हुए, एक्ट बताएंगे कितना बताइए धारा कुंदन को जी, लिखा बताइए। हुआ है ये? अगर बताइए। अगर अगर अख्तर अली जी हम बता दिए तो आप क्या माफी नहीं, मांगेंगे? अगर मगर बात नहीं माफी करना है, मांगेंगे? अच्छी बात। मानेंगे। नहीं, माफी नहीं। मांगेंगे? जबकि रैप में राहुल गांधी जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं देखिए इस देश के अंदर, बांग्लादेश 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसको पूरा ढंग अच्छा से अख्तर पढ़ साहब लीजिए। बोलने दीजिए, फिर आप पढ़ अपने लीजिए, वक्त में उसके पूरा बाद पूरी बताइए। बात जब तक कहिएगा। मौजूदा सुनिए, नहीं एक दूसरे मिलता को है हम किसी टोकेंगे तो तब फिर तक आप उसको बात वहां से हटा बीच में नहीं अटक सकते। अटक जाती है। और गजब विजय जी भी बात लंबे करते समय से हैं। इंतजार कर रहे हैं। फेंसिंग करेंगे, भैया, रोड ठीक है। बन जाएंगे, तब आपको मुआवजा ठीक, दिया आप ठीक है, ना अख्तर रोड साहब। और बॉर्डर को एक साथ जोड़िए मत अख्तर अली ठीक जी, है, आपका प्रॉब्लम ही यही है। ठीक आप है। लोग सर पे जोड़िए हर बात नहीं, पे जीत। मतलब अरे कुंदन जी बिना आप कुंदन जी बिना पूरा अख्तर जी का कहिए नाम ना। लिया बोलिए, आप आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज कुंदन जी। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि भाई जब देश की बॉर्डर सिक्योरिटी का सवाल है, ठीक है, तो ममता बनर्जी को सामने से उसका रास्ता निकालना चाहिए और रास्ता निकाल के शॉर्ट करना चाहिए। अगर ये सही केंद्र बात है। सरकार को डाउट है भाई ममता बनर्जी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर कि बांग्लादेश को उनके थ्रू अंदर आए जा रहे हैं, बांग्लादेशी आए हैं अंदर ना, इस देश में बहुत बार प्रूफ हुआ है बांग्लादेश के अंदर आए। तो जब इस देश में इतनी बार बांग्लादेशी आने का प्रूफ हुआ, सबसे ज्यादा बंगाल में आने का प्रूफ हुआ है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन आते हैं, तो भाई उस प्रूफ को ममता बनर्जी दरकिनार करके खत्म करे। हमारे देश में बॉर्डर के सेगमेंट पे अगर आप इस तरह का मामला ममता बनर्जी उठाएंगे, तो मुझे लगता है मैं स्टेट के नाते, अगर मैं स्टेट के सेगमेंट्स पे रहता हूँ, सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि मेरा स्टेट सेफ हो। स्टेट मतलब घर सेफ हो, ठीक है, घर पहले सेफ किया जाता है, फिर बाद में कानून की बात की जाती है। जी ठीक है, विजय जी आप अपना पॉइंट रखिए। चलिए देखिए, इस पूरे मामले पर फर्जी वोटर से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। फर्जी वोटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी। वोट क्यों देगा? जो भारत का नागरिक है नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्जी वोटर के मामले पर एकदम वन लाइन और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि बिना फायदे और नुकसान का ऐसे चीजों का कंडेम होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। अवैध लोगों को समर्थन कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। अभी अख्तर अली जी कह रहे थे, ये सच में है कि ऑन रिकॉर्ड कोई भी दल किसी भी तरह के फर्जी वोटर का, अवैध लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन फर्जी वोटर का विरोध भी कोई नहीं करता। कुछ तो पार्टी है ऐसी जो फर्जी वोटर का मुद्दा नहीं उठाती है। कौन कौन है ये सबको पता है। तो ऐसे लोग जो दोहरा मापदंड रखते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, जो मन वचन कर्म से एक रूप नहीं है, अगर फर्जी वोटर को लेकर के वो बात नहीं करते हैं मगर वो चाहते हैं कि जो लाभ मिले तो उसको लेकर के कोई कार्रवाई ना हो। बंगाल के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर जो फेंसिंग का काम है उसमें से एक मुद्दा वो भी है। अब उसका मुआवजा मिला नहीं, उसका नापी नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का क्या ग्रीवांस है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, और इसमें देश असुरक्षित हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले पर कुछ दल दोहरा मानदंड रखते हैं, दोहरा मापदंड अपनाते हैं, ये ठीक नहीं है। और फर्जी आधार कार्ड इस देश में कई एक सेंटर है जहां कई वर्षों से बनाए हैं लोगों ने पैसे खा करके, लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आधार कार्ड बनाया है। इसलिए आधार कार्ड, एक बात तो सही कह रहे थे अख्तर अली जी कि बहुत सारी चीजों में आधार कार्ड को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं फॉर आइडेंटिटी के लिए। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि अगर जिस देश में फर्जी आधार कार्ड भी बनता हो, वैसे हालात पे क्या यूडीआई को मजबूत करने की जरूरत नहीं है? क्या बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के आप आधार कार्ड भी ना बने, इसकी तैयारी, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इस देश ने बहुत बार ये महसूस किया है कि फर्जी आधार कार्ड भी बनाया जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ये स्टैंड लेती है कि आधार कार्ड एक मात्र डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये सही है। उसके अलावा को रिलेट करने के लिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो लोगों को देना विजय जी, चाहिए। इस देश में पीएमओ का अफसर बनकर फर्जी लोग जम्मू कश्मीर की यात्राएं कर लेते हैं और आर्मी की खातिरदारी करवा लेते हैं। तो बहुत ये देखो, फर्जी लंबा लोगों का उदाहरण इस है। देश में कमी नहीं है। फर्जी लोगों का इस देश में कमी नहीं है। यहाँ राजनीति में कई लोग फर्जी हैं। इलेक्शन कराने वाले और सर्वे कराने वाले और मदद करने वाले कई एजेंसियां फर्जी हैं। घर में बैठ करके अपने टेबल पे वो लोग राजनीतिक दलों को मूर्ख बनाने के लिए फर्जी आंकड़ा दे देते हैं। और अभी क्या हुआ बिहार के अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़ा हर लेवल पर हो रहा है। और इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, और हमेशा कानून इसको कंट्रोल नहीं करेगा जब तक आदमी के अंदर आत्मसम्मान नहीं होगा, आदमी के अंदर ये मेंटेलिटी नहीं होगा कि देश के अंदर कैसे रहना है और सिस्टम में कैसे चलना है। हर जगह धूर्त बनाइए, हर जगह चालाकी, हर जगह लोगों को मूर्ख बनाने का जो तौर तरीका है। आपने जो कहा कि कुछ फर्जी लोग वहां पे
सेना के अफसर बनकर चले गए और वहां से फायदा उठाकर पीएमओ के अफसर बन के गए थे और सेना के काफिला में सेना उनका खातिरदारी कर रही थी। वही बता रहे हैं कि ऐसे फर्जी लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। इस देश के साथ देखिए एक बात बता देते हैं, इस देश को इसलिए आजादी नहीं मिली थी, बहुत अच्छा कहा था हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, जो देश के 8वें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था इस देश को इसलिए आजादी नहीं मिली है कि लोग बेईमानी करें, इस देश को इसलिए आजादी नहीं मिली है कि लोग भ्रष्टाचार करें, इस देश को इसलिए आजादी नहीं मिली है कि लोग राजनीति में जाकर के वहां पे घपला घोटाला करें। यहाँ पे बेईमानी के लिए, डबल क्रॉस करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आजादी नहीं मिली है। आजादी मिली थी गुड गवर्नेंस के लिए, आजादी मिली थी भारत के वास्तविक नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए, सम्मान के साथ सबको जीने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने, हमको लग रहा है कि एक जिसको बोलते हैं कि ये फर्जी वाला करने वालों का एक माइंड सेट होता है, वो लोगों को मतलब बेवकूफ समझते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों, हमको लग रहा है कि और देखिए ना, हमारी सरकारें जो संविधान की शपथ लेती हैं, जो सबको समान रूप से देखने की शपथ लेती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य या प्रदेशों की सरकारें हैं, लेकिन उस शपथ पर वो कितना खरा होती है, ये सबको पता है। लोग कर नहीं पाते। बिल्कुल, समस्या यही खड़ी होती है। ठीक है, और ये सिस्टम का हिस्सा बन गया। कृष्णकांत जी, एक और दे दीजिए जी। ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। आजाद भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा है, और वो हर कैटेगरी के अंदर है, हर पेशे के अंदर है, जहां कुछ लोग ऐसे हैं सातिराना तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और ये एजेंसियों के अंदर भी बैठे हुए लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग हैं। हमको लग रहा है कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, या नहीं तो शेर को भी सवा शेर मिलता है। लोगों को एहसास हो रहा होगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। लेकिन ये देश की आजादी अक्षुण्ण रहे, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज बने, और जिसके अंदर लोगों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार की गारंटी मिले, सुविधा की गारंटी मिले, प्रदूषण मुक्त। और देखिए, तमाम सवाल चिंताओं के बीच भी उम्मीद की किरण है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी न्यायपालिका पूरी तरह जीवित है। और देखिए कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बिहार का जो मामला रहा, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से डंटा पड़ा है इलेक्शन कमीशन को, तब कई बार उनकी अकल जो ठिकाने आई और कई चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकी। और अख्तर साहब, आप तो मानते हैं कि कम से कम अगर कहीं कोई परेशानी है तो अदालतों में जाने का रास्ता बचा हुआ है, और न्यायालय के न्याय पर सबको भरोसा है। आप लोग भी बार बार कहते हैं कि न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। देखिए, लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किसी तरह का भी अगर छेड़छाड़ होती है, तो आखिरी सहारा तो हमारा कोर्ट ही है। संविधान के खिलाफ किसी तरह का कार्य होगा तो कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने, और सुप्रीम सबके लिए सुप्रीम है। लेकिन आप लोग नहीं जा रहे। देखिए, एसआईआर के दौरान ही आप लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इस मामले पर अब तक आप लोगों की तरफ से कोर्ट का रुख नहीं किया गया। आप देखिए, मैं किसका जी, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, हाँ जी, बोलिए। ध्यान दीजिए। जी, बोलिए। अभी तक डिलीशन की बात चल रही है कि इतने लोग डिलीशन हो गए, 58 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, 1 करोड़ लगभग समथिंग 36 लाख या कुछ है जिनको नोटिस किया गया है डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये तो हमारी बात हो रही है। एतराज कहाँ पर होता है? जो बिहार में हम लोगों ने देखा कि आप डिलीशन के बाद जो एडिशन करते हैं बैठ करके भाजपा का दफ्तर में ना, सबसे बड़ी दिक्कत वो है। आपने देखा होगा बिहार का चुनाव में कि दिल्ली का चुनाव में वोट डाल करके और फिर उसके बाद में आकर के सांसद होकर के बिहार में आके चुनाव दे रहे हैं, और वो मुख्य चुनाव आयोग क्या कहते हैं, जिसका कार्य क्षेत्र जहां होगा वो वहीं का वोटर होगा। और जिन्होंने राकेश सिन्हा जी जहां पर वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कार्य क्षेत्र वहां है, वहां वोट दिए, फिर आकर के बिहार में भी वोट दिए। काम तो यहाँ तक देखिए, डिलीशन जो हो रही है उसके बाद में जो हमारे बीएलओ है, बीएलएस है, वो देख रहे हैं 86,000 आपत्तियां। लोग कहते हैं, अभी विजय जी बोल रहे थे कि बीएलए क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। 86,000 आपत्तियां दी गई थी, कोई कार्रवाई करता है क्या? अभी जिस तरह से दस्तावेज जो उनका घर का डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोग जा रहे हैं, बहुत सा उनका 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर के लोग जा रहे हैं, फिर भी निर्वाचन आयोग कान पे उनका जू नहीं रेंग रहा। काट दिया तो काट दिया है। आपत्ति लगभग लाख से ऊपर आपत्तियां दिया जा चुका है निर्वाचन आयोग को।
ये डिलीट करना था, कर दिए। अब उसके बाद इनका एडिशन चलेगा, जो सबसे बड़ा भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला काम जो होता है वो होगा। ऐतराज वहां पर होती है हम लोगों को। आप यूपी डाउटफुल में एडिशन को भी देखिए, चैलेंज करना चाहिए। यूपी, सुनिए, यूपी में वही ना होता है विजय जी। आपको चुनाव जब आ जाएगा, नॉमिनेशन जब हो जाएगा, उसके बाद में आपको वोटर लिस्ट ला के थमा दिया जाएगा, इसी से आपको वोट होना। आप चुनाव के तरफ रहिएगा कि आप वोटर लिस्ट में मिलाइएगा ये फलाना कौन है चिल्लाना। खास करके शहरों में, शहरों में आप कितने लोगों को जानेंगे? जो बीएलएस होते हैं कितने लोगों को पहचानेंगे? वो एक बूथ में 1000, 1200, 1500 रहता है, जिसमें से अपने मोहल्ला का, टोला मोहल्ला में 2-4 लोगों को आप पहचान लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोग फ्लैट्स वगैरह में रहता है, एड्रेस दिया हुआ रहता है, वो एडिशन का हालत क्या होगा? और पहली बात इन्होंने कहा था बिहार में मैं घुसपैठियों को बाहर करूंगा, एक भी घुसपैठिया निकला वहां से क्या? वही हाल यूपी में देख लीजिए, अभी जो नोटिफिकेशन हुआ, या महाराष्ट्र में देख लीजिए, आ तो कुछ नहीं रहा है ना। लेकिन हल्ला की घुसपैठियों को सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि हम घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं। लेकिन एक भी तो सामने लाइए कि देखिए इतने लोग थे, इनको चिन्हित किया है मैंने, ये बाहरी थे, ये घुसपैठिए थे। निकलता तो कुछ नहीं है। जो यहाँ के वैध वोटर है उनका नाम को पहले हटाना है। बूथ वाइज उनको पता है कि कहां कहां से यहाँ पर जो हम जिसके लिए काम करें उसको वोट नहीं मिलता। यहाँ से 200 लोगों का उड़ा दो, यहाँ पर हम 200 लोगों का नाम जोड़ देंगे। खेल यहाँ पर चलती है, ऐतराज यहाँ पर होता है। और हमारा जो लड़ाई चल रही है निर्वाचन आयोग से, जो गठजोड़ है भाजपा और निर्वाचन आयोग का, जो लड़ाई, जो गठजोड़ है, उसके खिलाफ एक मुहिम कांग्रेस पार्टी चला रही है और हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये वोट चोरी इसी तरह से ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप वोट चोरी को लेकर इतना ही ज़्यादा पुख्ता है तो कहीं कहीं आप लोगों को कोर्ट का भी रुख करना चाहिए। कुंदन जी, कैसे नहीं किया जी, देखिए कोर्ट में तो मामला लंबित है ही, कोर्ट में चल ही रहा है मामला। कोर्ट में एसआईआर को लेकर मामला चल रहा है एकदम। हाँ, तो देखिए वोट चोरी हमने चैलेंज किया है निर्वाचन आयोग को, जवाब देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आएंगे यहाँ पर कौन? बीजेपी का लोग उसका जवाब देने के लिए। ठीक है कुंदन जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपको इससे बहुत सी उम्मीदें होगी, हो भी सकती हैं भी, लेकिन क्या आप इसे 100% पारदर्शी, फुल प्रूफ मानते हैं? क्योंकि कई बार कोर्ट की तरफ से ही चुनाव आयोग को फटकार लग चुका है। देखिए, कोर्ट की तरफ से 4 बार फटकार लगी है एसआईआर को, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर लगी है और प्रूफिंग को लेकर लगी है। अब उस पर कोई फटकारने लगी है। अभी अख्तर अली जी कह रहे थे कि वोट चोरी को लेकर चैलेंज किए हैं, 14 अगस्त को बोला गया था 48 घंटे के अंदर प्रूफ करिए। अभी बहुत प्रूफ मांगते हैं। इन्होंने कहा वोट चोरी को लेकर चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन को प्रूफ करेंगे, यहाँ पे बहुत प्रूफ मांग रहे थे ना, करे प्रूफ। दूसरा पॉइंट ये देखिए, जब इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रियागत चीजें हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमने जाकर के 1 लाख केसेस पेंडिंग है, सेक्शंस पेंडिंग है, पर इलेक्शन कमीशन उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। वोट कराने से पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार वोटर आईडी का आइडेंटिफिकेशन को लेकर, और बोलिएगा तो न्यूज को मैं सुना भी दूंगा और इलेक्शन कमीशन की पूरी लाइन को सुना दूंगा। नहीं, आप पूरी पॉइंट अपना बात बोलिए। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा था भाई कि यू प्रूव दैट एंड आई विल हेंस प्रूव इट। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, देखिए आपकी स्टेट की बॉडी यही इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस के टाइम पे भी थी, हम इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं और हम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं। अगर कोर्ट को, जब कोर्ट ने 4 बार फटकार लगा चुकी है इलेक्शन कमीशन को, तो अगर इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में प्रॉब्लम होता तो कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप करती। कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा था, अपने ही सेगमेंट से कहा था कि अगर कोई प्रूव है तो उसको लेकर आइए, हम उस प्रक्रिया को भी रद्द कर देंगे। कपिल सिब्बल को ही कहा था, कपिल सिब्बल का वीडियो भी वायरल, कपिल सिब्बल ने अपने सोशल मीडिया से अपलोड किया था। तो भाई अगर प्रक्रिया, आप पॉइंट आता है, देखिए इलेक्शन हारने और जीतने का, ठीक है, आप प्रोसेस सेगमेंट पे, कोई भी इलेक्शन हारने जीतने का सेगमेंट होगा तो कोई अगर किस पे आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप लगाएगा, तो उसका पर्सनल मामला है। नहीं, हम हार जीत में बात ही नहीं करना, हमें एसआईआर के प्रोसेस पे बात करना है कि कितना ट्रांसपेरेंट है ये प्रोसेस। इमोशनल मुद्दा है। देखिए एसआईआर हमारे देश के नागरिकता का सवाल है। इस देश में जब से नागरिकता का सवाल उठाया गया है, तब से इस देश में कुछ खास लोगों को, कुछ खास पार्टियों को हमेशा से प्रॉब्लम होती रही है। भाई अगर आप तो इस पे धार्मिक और जातीय सवाल तो नहीं उठाया गया है। बोला गया इफ यू हैव ए डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके पास कागज है, मैं इस देश के नागरिक होने के नाते, मान लीजिए मैं कल ही आज देश में 1932 खतियान की लागू हो जाए इस राज्य में, और मुझे बोला जाए कि भाई यहाँ पे
आपका टाइटल के पीछे जनरल कास्ट लगता है, क्योंकि अब जब मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव में हम 2 ही कम्युनिटी के जमींदार हैं, बाकी लोग ये बसाए। हमें ये कुंदन जी का दर्द बार बार छलक रहा है। अब हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। ठीक है कुंदन जी बोलिए, पूरा कीजिए, बहुत कम समय। आप पॉइंट है 1932 का पॉइंट है, 1932 का पॉइंट अगर मुझे दिखाना पड़ेगा तो मैं प्रूफ करूंगा। नहीं बोलिए कि हाँ बोलिए। भाई मेरे पास खतियान है, मैं दिखा, अगर मेरे से मांग स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी तो मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये कहा जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कि कोई खास जाति के लोग हैं, बाकी जाति के लोग लोकल जो, जबकि मेरे काथी में जनरल कास्ट के लोग जो बैकवर्ड कास्ट के वो बसे हुए बिहार से आके, जमीनें हम ही लोगों ने दी है। ठीक है, पॉइंट यहाँ ये नहीं, पॉइंट यहाँ है कि किसी मुद्दे पे जहां भी देश का राज्य का सवाल उठाया जाएगा और वहां कागज की बात आएगी तो भाई किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कागज दिखाना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए। और इस देश के नागरिक भी, देखिए इस देश को ठीक करना भी जरूरी है। हम ही इस देश के कानूनी व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, हम ही इस देश के स्ट्रक्चर पे सवाल उठाते हैं, हम ही इस देश के पॉपुलेशन पे सवाल उठाते हैं। और जब बात आती है किसी प्रोसेस के काम करने की तो हर जगह धरने होते हैं, विरोध होते हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आपकी बात आ गई कुंदन जी, आपकी बात समझ में आ गई। अब आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से पूरी तरह संतुष्ट दिख रहे हैं। विजय जी, हाँ, हमारे पास बिहार का, हमारे पास बंगाल का और हमारे पास उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, उसके अनुभव हैं। अब झारखंड में भी फरवरी माह से जितना उम्मीद है कि यहाँ भी SIR शुरू हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में इससे क्या बदलाव हो सकता है और झारखंड में कितना ज़रूरी है? और कहीं ना कहीं यहाँ अगर यहाँ SIR अगर इंडोर्स होता है तो इस यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को वो कौन कौन सी चीज़ है जिसे अमल में लाना चाहिए और किससे बचना चाहिए? देखिए, अगर SIR झारखंड के अंदर होगा, जिसका संभावना है कि जनवरी के लास्ट वीक में शायद इसका नोटिफिकेशन भी होना है, यहाँ पर 2 परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। एक तो संथाल परगना के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनको मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। और यहाँ अगर उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर अगर देखें तो धनबाद बोकारो में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके पास ड्यूअल वोटर कार्ड है, तो उनको एक जगह ही टिकाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 2 बड़ी परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जिस ढंग से अवैध सीमा पार से जो घुसपैठ की जो बात होती है, उसी ढंग से धनबाद बोकारो के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ऐसे लोगों के पास दोहरा वोटर कार्ड है, एक बिहार या यूपी का वोटर कार्ड है और एक यहाँ बोकारो धनबाद का भी वोटर आई कार्ड है। तो SIR के जरिए उनका एक वोटर कार्ड कैंसिल होगा, एक एस्टेब्लिश रहेगा। ये परिवर्तन होगा और दोनों का हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। आप कोई भी काम करेंगे कृष्णकांत भाई, अगर आप चाहेंगे कि वो 100% फुल प्रूफ हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। एकदम वो नहीं होगा। SIR को भी मैं फुल प्रूफ नहीं मानता हूँ। जब कभी भी ये कंप्लीट होगा उसके बाद इसमें 0.1% भी एरर रहेगा, मगर होगा। इसलिए अख्तर अली जी की जो आपत्तियां है उसको भी कम समय में स्पीडी वे में देखना चाहिए। मगर गाड़ी को रोक करके कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, मगर आपत्तियों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। ठीक है, अख्तर साहब 1 मिनट का समय है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने जो सवाल उठाया था कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रही है वहां पर, चुनाव आयोग, जो मेरा सवाल था उसका तो किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या वैध दस्तावेजों को भी वो लेने से इनकार क्यों कर रही है? TMC तो इसीलिए गया है ना सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जो ये व्हाट्सएप गवर्नेंस जो चला रहे हैं, ये क्या सही है? और जो ऑब्जर्वर सिर्फ आपने बंगाल पे किया है, जहां सबसे ज्यादा वोट कटा, वहां पर आपने ऑब्जर्वर नहीं रखा था, यहाँ पर आपने रख करके मकसद क्या था वो बताना चाहिए निर्वाचन आयोग को। ये जो सवाल था इस पे, अब वोटर हमेशा होते आया, आज ये कोई नया नहीं। कांग्रेस के समय में भी 60 में भी 71 में भी 2003 में भी SIR होते आई है। और हम तो, हमारी सरकार ने लगभग 90 लाख बांग्लादेशियों को बाहर किया। लेकिन ये जो हल्ला कर रहे हैं, अब तक का 10 सालों में 5000 लोगों को ही मात्र चिन्हित किए। बंगाल में देखिए, वोटर रिवीजन से किसी की नागरिकता जांची नहीं जा सकती, वो नागरिक है या नहीं। लेकिन NRC असम में जो हुआ था, उसमें आपने देखा होगा 19 लाख लोगों ने NRC से जब बाहर आया था, तो मात्र 4 लाख मुस्लिम थे, बाकी 12 लाख हिंदू थे। तो वो थे कहाँ के? अगर आप संथाल परगना में भी जैसे विजय जी बोले हैं, तो आपको पता होगा SPT एक्ट क्या है। SPT एक्ट में
ना जनरल की जमीन ले सकता है ना आदिवासी का जमीन की खरीद डेमोग्राफिक बिक्री नहीं चेंज को होती। एसपीटी से नहीं जोड़िए अक्सर भाई। नहीं, एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको घुसपैठ ही पे, इसी घुसपैठ की बात को लेकर के बीजेपी बहुत हल्ला कर रही थी, लेकिन आदिवासी संगठनों ने जब वहां पर जा करके जांच किया, जांच करने के बाद में जो गाय बथान का मामला संसद में जो उठाए थे निशिकांत दुबे जी, उस घर पे गया, जाने के बाद बोला कि ये तो यहाँ का लोकल खतियानी आदमी है, आपसी जमीनी विवाद को, एक आदिवासी था एक मुस्लिम था तो उसको बना दिया बीजेपी वाला की ये बांग्लादेशी। अब सोचिए सुप्रीम ठीक है अख्तर साहब, अब झारखंड में एसआईआर की तैयारी है और इस पर हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही समय, आप सभी से रुखसत चाहूंगा। और विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कुंदन जी आपका शुक्रिया और अख्तरली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर पूरे देश में हो रहा है और झारखंड में भी अब होने वाला है, तो इसे लेकर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, इसके गुण दोष को समझने की जरूरत है और क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्योंकि इसका जो मकसद, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर उसे किसी की नागरिकता पर शक होगा तो उसे वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करेगा, इसका ठीक उलट ये भी है कि कहीं कोई वैध वोटर इस प्रक्रिया से छूट ना जाए, किसी वैध वोटर को, किसी भारत के वैध नागरिक को समस्याओं का सामना न करना पड़े, यह भी सुनिश्चित करना होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।